नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो और आपको किताबों की दुनिया में रुचि है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आज का वीडियो पुराने वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है जो मैंने शुरू किया था बुक शेल्फ का टूर। तो ये उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने जो पहली वाली लाइन है उसके बारे में बताया था और ये इस भाग में मैं नीचे वाली लाइन के बारे में बता रहा हूँ। शायद आपको नीचे लाइन पूरी ठीक तरह से दिखे नहीं, वो कैमरा का एंगल इस तरह से है, पर मैं आपको किताबें सारी दिखाऊंगा और ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए कि किताब का कवर कैसा है, राइटर कौन है। तो आइए चलिए आज के जो वीडियो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की जो किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको क्या पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली किताब जो है वो है इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस। ये इंडिया के जो इंडियन आर्मी के जो कई सारे ऑपरेशंस थे जिसमें उन्होंने दुश्मनों को हराया, ये उनके उन्हीं ऑपरेशन से उनकी कहानियाँ हैं। कई सारे तथ्य, कई सारे नाम इसमें छुपाए भी गए हैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो इसमें आप जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके बारे में भी कैसे प्लानिंग हुई थी उसमें थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर लग जाएगा। और जाहिर सी बात है सिक्योरिटी कारणों की वजह से पूरी तरह से उन सब चीज़ों को नहीं बताया जा सकता है। दूसरी किताब है वैशाली की नगर वधू। ये आचार्य चतुर सेन जी ने लिखा है। इसकी पृष्ठभूमि है मगध और वैशाली। मगध और वैशाली के बीच में जो द्वंद्व होता है, जो एक सामरिक लड़ाई जो है वो है। और मूल जो है वैशाली के जो नगर वधू थी उसकी अपनी कहानी है। फिर हम आते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के ऊपर जो कि है ब्रातिस्लावा की पराई बेटियां। यह मूलतः लिखा है स्डेंका बेकर ने और इसका हिंदी में अनुवाद किया है अमृत मेहता जी ने। यह विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है। फिर ये जो किताब है ये इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, जीव अनशन पर है। ये समीक्षा तैलंग जी ने लिखा है। ये मैंने किताब खरीदी थी पुस्तक मेला से और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं खरीदने गया था ये छपी है आपको भावना प्रकाशन, तो उनके जो स्टॉल पर गया था तो समीक्षा जी वहाँ पे मौजूद थी और काफ़ी अच्छा उनसे बात की, मैंने बात करने का मौका मिला। ये मेरे लिए पहला मौका था जब मैं किसी लेखिका से मैं पहली बार बात कर रहा था और उन्हीं की किताब के बारे में, और उन्होंने ये साइन करके मुझे दिया। तो ये काफ़ी स्पेशल कॉपी है मेरे लिए और मुझे ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। फिर आता है ये साय में धूप। ये दुष्यंत कुमार जी की कविताओं का संग्रह है। काफ़ी अच्छी कविताएं हैं इसमें। दुष्यंत कुमार के बारे में कौन नहीं जानता। फिर आते हैं ये मिस्टर MJ अकबर की लिखी हुई ब्लड ब्रदर्स। ये एक फिक्शन है जो अकबर जी ने लिखी है। फिर दी आती है एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज़। ये कैंसर के ऊपर किताब है। ये कैंसर की हिस्ट्री है और किस तरह से कैंसर ने इसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है और कैसे इसने समाज को प्रभावित किया, ये इसके ऊपर है। बारामासी, ज्ञान चतुर्वेदी जी की बारामासी। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि किस तरह से एक जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो किस तरह से बार बार उन्हीं सपनों को देखते हैं, वो सपने टूटते हैं और फिर से उन्हीं सपनों को देखते रहते हैं। तो ये उसके बारे में साल भर यही चलता रहता है, जीवन भर यही चलता रहता है, इसलिए बारामासी शायद नाम भी रखा गया है इसका। तो ये भी एक व्यंग्य संग्रह है, मिडिल क्लास के सपनों के टूटने के ऊपर एक थोड़ा व्यंग्य की तरह से। सिद्धार्थ, ये किताब हरमन हेस ने लिखी थी। काफ़ी पॉपुलर किताब है, बहुत पुरानी है, शायद 1920s या 30s में शायद लिखी गई थी। ये मुझे आप में से किसी सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि ये पढ़ने के लिए, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी किताब है। ये स्पिरिचुअली
आपको काफ़ी चीज़ सोचने के लिए आपको देती है। और अगर आपको स्पिरिचुअल ये गौतम बुद्ध के ऊपर नहीं है, किताब में जो गौतम बुद्ध का वर्णन जरूर आता है, लेकिन ये गौतम बुद्ध के ऊपर नहीं है। इसका भी रिव्यू मैं जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ। फिर वोल्गा से गंगा तक, राहुल सांकृत्यायन, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे ये। इनका काफ़ी नाम सुना है, और ये पहली किताब होगी जो मैं इनका पढ़ूंगा, वोल्गा से गंगा तक। ये एक यात्रा वृत्तांत है। फिर आते हैं साकेत, मैथिली शरण गुप्त की साकेत। इस किताब की विशेषता यह है कि इसमें रामायण को तो ये कविता के फॉर्म में ही है और रामायण के बारे में ही है, लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें उर्मिला के बारे में काफ़ी कहा गया है कि उर्मिला की ये शिकायत है कि सीता भले वन में जाती हैं, लेकिन सीता के साथ उनके पति श्री रामचंद्र भी साथ में रहते हैं। लेकिन उर्मिला तो अकेली रह गई महल में, लक्ष्मण चले गए राम के साथ, लेकिन उर्मिला तो अकेली रह गई वन में। तो उर्मिला के ऊपर क्या बीतती है, उनकी क्या संवेदनाएं थी, उनको किस दुख से गुजरना पड़ा, उसका काफ़ी अच्छा वर्णन इसमें है। फिर हम आते हैं कोणार्क। ये प्रतिभा राय जी ने लिखी है, और ये एक बहुत अच्छी किताब है। काफ़ी एक आप कह सकते हैं माइलस्टोन है उड़िया साहित्य में, जिसमें उन्होंने एक इसमें जो कोणार्क मंदिर है उसकी पृष्ठभूमि में काफ़ी अच्छी कहानी लिखी हुई। ये वो शहर तो नहीं है। इस किताब की मुख्य जो पृष्ठभूमि है वो है कि जब हम आज़ाद हुए थे, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो जो हमारे कई सारे जो प्रमुख शहर थे वहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी मानसिकता क्या थी, और जब हमें आज़ादी मिल गई तो कई सालों के बाद से उन मानसिकता में क्या बदलाव आया। ये कहानी, ये किताब उसी के ऊपर है। ये वो शहर तो नहीं। फ्रॉम फतवा टू जिहाद, सलमान रश्दी की कई सारी जो किताबें छपी थी, उसके बाद से इस्लामिक दुनिया में क्या हुआ, किस तरह के एक्शन और रिएक्शन हुए थे, यह किताब उन सारी चीज़ों के ऊपर एक प्रकाश डालता है। फिर गुलजार की लिखी हुई 15/5/75, यह उनकी गज़लें और शायरी हैं या कविताएं हैं, जो सभी मिक्स है इसमें, और काफ़ी अच्छी है ये। अमृता प्रीतम की किताब धरती, सागर और सीपियाँ, ये काफ़ी अच्छी किताब है। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन दो लोगों के बीच के जो रिश्ते होते हैं, उनकी जो बीच की संवेदनाएं होती हैं, कई बार कही जाती हैं, कई बार नहीं कही जाती हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से इसमें अमृता प्रीतम जी ने बताया है। अगली किताब है बकर पुराण, और ये बकर पुराण ही है। इतनी मुझे किताब बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी थी। ज़बरदस्ती के कुछ तुकबंदी इसमें लिखा हुआ है, लोगों को, पाठक को ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश की गई है, पर मुझे ये अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी। मैं बीच में ही छोड़ दी, और ये किताब मैंने 2 साल पहले खरीदी थी, पर अभी तक मैंने इसको पूरी नहीं की। मुझे इतनी ख़राब लगी थी किताब। 55 खंबे लाल दीवारें, ये उषा प्रियंवदा जी ने लिखी किताब है। ये भी किताब एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी किताब है, और इसकी लिखावट इतनी कम शब्दों में इतनी गहरे संवेदनाओं को उसमें प्रकाशित करती हैं जी उषा जी, कि ये ज़रूर पढ़ने लायक किताब है। पृथ्वी वल्लभ फिर से, ये कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी की किताब है। गुजराती साहित्य में काफ़ी महत्व है इस किताब का, और इसका भी रिव्यू मैंने पोस्ट किया हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो दोबारा से देख सकते हैं। बियॉन्ड द लाइन्स काफ़ी अच्छी किताब है। कुलदीप नायर बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, और आज़ादी के समय से पहले से लेकर काफ़ी समय बाद तक भारत में कई सारी जो पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हुई, जो बदलाव हुए, उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी जो पत्रकारिता करते वक्त कई सारे जो तथ्य इनके सामने आए थे, कई सारी चीज़ें इनके सामने आई थी, उसको इन्होंने रखा है। कई सारी चीज़ों को समझने में भारत के मेरे ख्याल से जो आप कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आज़ादी के समय से लेकर अभी तक की कई सारी चीज़ों को, तथ्यों को समझने में ये
काफ़ी मदद करता है। काफ़ी अच्छी किताब है, मैं तो चाहता हूँ सभी लोग इसको पढ़ें ताकि हमें अपना हिस्ट्री इंडिपेंडेंस के बाद से उसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो। ये है भुट्टो मर्डर ट्रेल। ये आमिर मीर ने लिखी है। ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे। तो जब बेनज़ीर भुट्टो की जब वो जब भाषण वो जब एक रैली से लौट रही थी, मेरे ख्याल से रैली में जा रही थी, तो उनके गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके पहले काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मिस भुट्टो को इसका अंदाज़ा भी हो गया था कि शायद उनके ऊपर इस तरह का कुछ अटेम्प्ट होने वाला है। और तो वो सारी कॉन्स्पिरेसी और सारी चीज़ें और कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस किताब में मिल सकती है। गली तमाशे वाली, ये एक व्यंग्य है जिसे लिखा है अर्चना चतुर्वेदी जी ने। ये ये मूलतः मथुरा के एक खास गली के बारे में उन्होंने इसकी एक रचना की है जहाँ पर कई तरह के किरदार रहते हैं और किस तरह से वो मथुरा के जो जो इसकी जो पहचान है, जो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, उनको वो कुछ लोग सही मायने में जीते भी हैं और कुछ लोग उनको ढोते भी हैं और कुछ लोग उनका दिखावा भी करते हैं। तो इस तरह के किरदार आपको इस व्यंग्य साहित्य में की कहानी में मिलेंगे। फिर हम आते हैं एक विवेक कुमार जी की दो किताबें हैं, अर्थला और मल्हार। ये बहुत ही अच्छी किताब मुझे लगी। जो आजकल के जो हिंदी लेखक है जो एक फ़िक्शन लिखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी कहानी है। ये जो एक राज्य की कहानी है जो कैसे वो नीचे जाती है, फिर उसके ऊपर दूसरे लोग हमला करने वाले होते हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने ये एक काफ़ी अच्छे किरदार इसमें बना के रखे हुए हैं। तो ये दोनों किताब आप ज़रूर पढ़ें अगर आप फिक्शन में, हिंदी फिक्शन में और आजकल की जो भाषा है और आजकल के लेखकों की जो रचनाएं हैं उसमें अगर इंटरेस्ट है तो आप ये दोनों किताब ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसकी एक और भाग जो मेरे ख्याल से तीसरा भाग है वो आने वाला है। तो मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जब भी आएगा इन दोनों का भी रिव्यू मैंने डाला हुआ है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगा। चौधराइन की चतुराई, ये एक व्यंग्य कहानी है जो कि लिखा है श्री विजयदान देथा ने। डीप थिंकिंग, गैरी कैस्परो सब जानते हैं, चेस के काफ़ी बड़े ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। काफ़ी समय तक वो वर्ल्ड नंबर 1 थे। तो ये जो किताब है ये उनका एक्सपीरियंस है जब पहली बार वो जो डीप ब्लू मशीन थी जो IBM ने बनाई थी और वो हार गए थे, और फिर एक बार उन्होंने हराया भी था, फिर दोबारा से मशीन बनी थी एडवांस जिसे वो हार गए थे। तो ये एक कहानी उसी के बारे में कि कैसे चेस की बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए मशीन और इंसान, इनके बीच में क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है, कैसे एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं, ये किताब उसके ऊपर है। काफ़ी अच्छी किताब। हास्य कथाएं, अब ये हास्य कथाओं का संग्रह है। अभी तक मैंने जो आपको जितनी भी दिखाई थी वो थी व्यंग्य और ये हास्य। व्यंग्य हास्य में फ़र्क क्या है वो इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। व्यंग्य में एक किसी परिस्थिति के ऊपर हंसी के रूप में हंसी तो आती है पर वो सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये स्थिति क्यों है। लेकिन हास्य जो है वो सिर्फ हंसी आती है, इसमें किसी कोई चीज़ आपको सोचने पे मजबूर नहीं करती। ये बहुत ही महीन फ़र्क है। और व्यंग्य लिखना, तो बोलते हैं लोग कि व्यंग्य लिखना आसान है लेकिन हास्य लिखना उतना आसान नहीं है। तो ये हास्य कहानियों का संग्रह है और काफ़ी अच्छा संग्रह है ये। अगली किताब है विश। ये लिखा है वानी श्रिया ने। ये एक कलेक्शन है जो इंग्लिश पोएम्स का है जो इन्होंने लिखा है। फिर हरिशंकर परसाई की एक और व्यंग्य संग्रह पगडंडियों का ज़माना। कॉर्पोरेट कबूतर, ये कहानी मुख्यतः है, ये एक कहानी है जो है वो कॉर्पोरेट लाइफ से जो संबंधित है। ये शान की तरह लिखी हुई है और कॉर्पोरेट लाइफ से संबंधित कुछ जो टिपिकल चीज़ें हम देखते हैं उनसे जोड़ते हुए कुछ व्यंग्य कहानियों का संग्रह है। तिरछी रेखाएं, ये भी हरिशंकर परसाई की एक। फिर हम आते हैं रघुवंश, ये लिखा है श्री कालिदास जी ने, और यह जो रूपांतर हुआ है वो इंद्र विद्या वाचस्पति ने किया है। ये इसका रूपांतर। तो इसमें जो श्री राम की जो वंशावली है उसके बारे में पूरा वर्णन है।
तो इसका भी मैंने रिव्यू पोस्ट किया हुआ है, मैं लिंक दोबारा से इस वीडियो में दे दूँगा, आप चाहे तो उनको दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। और ये किताब है दी आर्ट ऑफ वार, ये छोटी किताब है, ब्रीफ में है। ये लिखा था सन जू, जो कि चाइना के एक स्ट्रैटेजी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, और वो मुख्यतः टीचर थे, लेकिन उनको वहाँ के एक राजा ने अपने स्ट्रैटेजिस्ट के मिलिट्री कमांडर के रूप में उनको उस पद पर बिठाया था, क्योंकि उनकी जो बहुत सारी स्ट्रैटेजी थी वो थी कि कैसे हम लड़ाइयाँ जीत सकते हैं। तो एक वो समय था जब चाइना में जो बहुत सारे जो जातियाँ थी, बहुत सारे अलग अलग राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। तो इनकी स्ट्रैटेजी की वजह से चाइना एक समय पर जो सबसे बड़ा वहाँ पर जो साम्राज्य बना, सबको छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा कर गया। तो ये स्ट्रैटेजी का काफ़ी महत्व है और काफ़ी अच्छा ये रोल निभाया था उसमें। तो ये किताब अच्छी है अगर आप वार स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बहुत समझना। अगली किताब है ओडिसी, जो कि ग्रीक लिटरेचर की किताब है, काफ़ी मशहूर किताब है। ये मैं हिंदी रूपांतरण है इसका। फणीश्वर नाथ रेणु की महिला आंचल, जो कि आंचलिक उपन्यासों में इसका काफ़ी महत्व है। जो बिहार के उस जगह जिस जगह का वर्णन किया है इन्होंने, वहाँ पर वहाँ की जीवनी कैसी है, वहाँ पर संघर्ष कैसा है। एक डॉक्टर होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं, तो वो वहाँ के जीवन से उनका क्या, उनके अपने खुद के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, यह कहानी उसकी है। फिर पल्लवी त्रिवेदी जी की तुम जहाँ भी हो, इसके बारे में मैंने पहले खंड में भी बताया था कि उनकी जो किताब थी, पहला जो व्यंग्य संग्रह हर साख पे उल्लू बैठ अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, तो ये उनका कविता संग्रह है। फिर आती है किताब अनीता देसाई की वॉइसेस इन द सिटी। एक मोटी सी किताब है फियोदोर दोस्तोयेवस्की की दी ब्रदर्स कारामाजोव। ये कहानी की जो पृष्ठभूमि है, ये एक किरदार होते हैं इसमें फियोदोर पाव्लोविच कारामाजोव, जिनका मर्डर हो जाता है, और उनके जो 3 बेटे होते हैं। ये कहानी फिर उनके इर्द गिर्द घूमती है, और मुख्यतः मोरालिटी, फ्री विल और गॉड, इन चीज़ों को इनको ध्यान में रखते हुए ये कहानी लिखी गई है। और कहते हैं कि रूसी साहित्य या फिर विश्व साहित्य में ये किताब एक अलग ही माइलस्टोन है। तो ये जब मैं पढ़ूंगा तो इसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और अंत में ये रेन्यू की रचनावली का श्रृंखला है। इसमें 4 किताबें हैं, भाग 3 मैंने किसी को दिया हुआ है पढ़ने को। तो इसमें फणीश्वरनाथ रेणु की जो कई सारी जो कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, जो छोटी कहानियाँ, लघु कहानियाँ, बड़ी बड़ी कहानियाँ, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो अगर फणीश्वरनाथ के सारे कहानियों का संग्रह आप एक जगह रखना चाहते हैं तो ये रचनावली आप खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, और मैं कभी कभी बीच बीच में एक एक दो दो कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ। तो इसके साथ ही मेरे बुक शेल्फ का टूर यहीं पर समाप्त होता है। और आप बताइए कि इस दूसरे भाग में या फिर पहले भाग में भी जिन जिन किताबों को आपने देखा, उनमें से कौन सी किताबों को आप पढ़ना चाहेंगे, कौन सी किताब आप चाहते हैं कि मैं उनका रिव्यू पहले करूं। अब मैं हो सकता है कि सब अब कुछ अलग अलग किताबें बताएं, तो सबका एक साथ तो करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे यहाँ पर जितनी भी किताबें हैं सबके रिव्यूज़ में अपने चैनल पर पोस्ट करूँ, ताकि आपको एक मदद मिल सके एक चुनाव करने में कि आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं। तो और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नए किताब के साथ। फिर तब तक आप लाइफ एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।